वेलकम टू अवर चैनल। हमारी लास्ट 2 वीडियोस में हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल। वो तो अलग तरीके से एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है उसमें अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो मॉडल्स थे। और आज की इस वीडियो में हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मॉडल है लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। इसको हैरोल्ड डी लॉसवेल ने दिया था इन 1948। हैरोल्ड डी लॉसवेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, है ना। तो इन्होंने ये मॉडल जो था वो क्वेश्चनर फॉर्म में दिया था। क्वेश्चनर फॉर्म इन द सेंस कि प्रश्नवाचक मॉडल कह सकते हैं हम इसको, जिसमें कि ये क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें जो 5 क्वेश्चंस के आंसर रिक्वायर्ड थे, है ना। नीचे ये दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज हु, सेकेंड सेज व्हाट, थर्ड विच चैनल, फोर्थ टू whom एंड फिफ्थ what इफेक्ट। यानी कि इसमें जैसा कि मैंने आगे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, हु यानी कि सेंडर, कौन कह रहा है, हु इज द सेंडर। सेज व्हाट यानी कि क्या कहा है उसने, यानी कि मैसेज क्या है, व्हाट इज द मैसेज। विच चैनल, मीडियम यहाँ पर आ जाएगा। चैनल कोई भी हो सकता है, आप बोलकर कह रहे हो किसी बात को, या फोन पर बात कर रहे हो, या कोई किसी मैसेज को टीवी में देख रहा है फिर सुन रहा है, या देख रहा है रेडियो पर सुन रहा है। सो दैट इज कॉल्ड मीडियम और चैनल। टू whom यानी कि रिसीवर। अब यहाँ पर रिसीवर आ जाएगा कि किससे कहा जा रहा है वो चीज, है ना। ऑडियंस, रिसीवर, वट एवर यू से टू इट, है ना। व्हाट इफेक्ट यानी कि लेट और इमीडिएट फीडबैक। इफेक्ट यानी कि उस मैसेज का सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ा, या रिसीवर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो वो लेट और इमीडिएट फीडबैक भी हो सकता है, यानी कि वो फीडबैक लेट भी हो सकता है, वो फीडबैक इमीडिएट भी हो सकता है। अगर आप इंटरेक्शनल मॉडल में जाएं, इस चीज को समझें, तो वो इमीडिएट हो सकता है, यानी कि आपको तुरंत उस चीज का आंसर मिलेगा जो भी क्वेश्चन आपने किया है या जो भी मैसेज आपने सामने वाले को दिया है। लेकिन लेट में आपको उसका थोड़ा देर में भी जवाब मिल सकता है कि सामने वाले को आपका मैसेज किस तरीके से समझ में आया, या उसको समझ में आया भी या नहीं, है ना। अब अपने नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा बर्नस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डीन सी बर्नल प्रपोज दिस ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन 1970। बर्लन ने इस मॉडल को ट्रांजैक्शनल मॉडल इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें मैसेजेस को कन्वे किया जाता है प्रॉपर तरीके से, फीडबैक भी होता है, बट इसमें एक इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दो लोग बैठकर अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो या बहुत ही इंटेंस बातें चल रही हो। तो और जैसा कि आगे आप इस लाइन में देखेंगे कि ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल यानी कि सर्वव्यापी, जो हर परिस्थिति में आप यूज कर सकते हो। इस मॉडल को हर तरीके की कम्युनिकेशन में इस मॉडल को यूज किया जा सकता है, इसीलिए इस मॉडल को सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बोथ पार्टीज यानी कि सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज कम्युनिकेटर। इस मॉडल में सेंडर और रिसीवर को स्पेसिफाई ना करते हुए उन्होंने एक कॉमन वर्ड यूज किया है, कम्युनिकेटर, है ना। दोनों ही कम्युनिकेटर हैं क्योंकि लगातार फीडबैक पास हो रहा है इधर से उधर, है ना। In this model, both verbal and non-verbal feedbacks are present. Verbal और non-verbal feedback किस तरीके से समझेंगे आप इसको, मैं आपको बताऊंगी कि verbal जो feedback होता है वो मैंने आपसे कोई बात कही, आपने तुरंत अपने शब्दों में मेरी बात को समझ के मुझे आंसर किया, या मुझसे पूछ लिया कि नहीं नहीं मैम समझ में नहीं आया और अच्छे से समझा दीजिए। या मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया, आप बताएंगे कि हाँ मैम अच्छे से समझ में आ गया। नॉन वर्बल फीडबैक होगा कि मैं आपसे पूछूंगी पर आप
डरेंगे, सहमेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने क्लास में बोला कि अरे मुझे तो समझ में नहीं आया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप चुपचाप सहमे हुए बैठे रहेंगे। लेकिन मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है या नहीं, है ना, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारे चेहरे पर होता है हमेशा। आप किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि कोई इंसान खुश है, दुखी है, गुस्से में है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है एक तरीके से, या आप हल्की सी हिंट मिल जाती है आपको, तो वो भी एक तरीके का फीडबैक ही होता है, आपको एक हिंट मिल जाती है ना। This model focuses on behavioral pattern rather than message. इस मॉडल में बिहेवियरल पैटर्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न आपके बैकग्राउंड को बताता है, सोशल बैकग्राउंड को, आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, और आप किस जेंडर से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप डॉक्टर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इंजीनियर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती है ना। तो इससे आपके बिहेवियरल पैटर्न का पता चलेगा, है ना। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग, एक स्पेसिफिक जेंडर के लोग जो होते हैं, उनके बिहेवियर में कुछ समानताएं होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज पर फोकस उतना नहीं किया जाता है, लेकिन बिहेवियरल पैटर्न पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए, आप उस मैसेज को उसी तरीके से समझेंगे और आप कन्वे भी उसी मैसेज को उसी पैटर्न में करेंगे, है ना। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। हर्ब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वाइट कॉल्ड हर्ब मॉडल, क्योंकि इसको 3 लोगों ने दिया था। ये हर्ब जो वर्ड है, यहाँ पर 3 लोगों के नाम है, HUB, ह्यूबर्ट, अनग्रेट एंड बोन, है ना। इन 3 लोगों ने मिलकर ये मॉडल दिया था, इसीलिए इसको हर्ब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस मॉडल शोज कम्युनिकेशन प्रोसेस एज अ सर्कुलर, डायनेमिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। सर्कुलर, डायनेमिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि इसमें सर्कुलर यानी कि सब जगह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार चलती रहने वाली प्रोसेस को इन्होंने बताया है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस होती है, ये कहीं भी रुकती नहीं है। विच इंक्लूड एवरी मीडियम, पाथ, चैनल, पर्सन, कम्युनिटी एक्सेट्रा। कोई भी जो मैसेज है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक मीडियम के थ्रू, फिर दूसरे मीडियम के थ्रू, फिर तीसरे मीडियम के थ्रू चलता ही जाता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। अगर इसको हम इस तरीके से समझें कि आपने कोई चीज़ क्लास में पढ़ी है, आपने एक लेक्चर क्लास में लिया, आपको उस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करवाए गए, पहले आपने उस मैसेज को अपने कानों से सुना, समझा, देखा अपने टीचर के थ्रू बोर्ड पर, फिर आपके टीचर्स ने उस चीज़ के नोट्स आपको PDF सेंड किया, है ना। तो वो एक अलग मीडियम में आपके पास आ गया, एक अलग तरीके से सॉफ्ट कॉपी में वो नोट्स आपके पास आ गए, है ना। अब वो चीज़ आपने और अलग तरीके से किसी को सेंड कर दिया, आपने व्हाट्सएप कर दिए किसी को वो नोट्स, है ना। तो वो एक आपके एक मीडियम के द्वारा आपको आपने पहले 2 मीडियम से लिया, फिर एक मीडियम से आपके पास आया, तो आपने उसी मीडियम से दूसरी तरफ कन्वे कर दिया, फिर उस बच्चे ने उसको पढ़ा और फिर उसने उसको एनालाइज किया, है ना। फिर उसने अगर किसी और को समझाया तो उसने उस चीज़ पे अपने तरीके से समझा उस चीज़ को, और अच्छे तरीके से किसी और को बताया, है ना, वर्बल वे में। फिर ये एक और मीडियम हो गया, और तीसरे बच्चे ने अगर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया तो उस बच्चे ने क्लास ही ले डाली, उसने क्लास ले ली।
तो अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि मीडियम क्या है, पाथ क्या है, चैनल क्या है, पर्सन कितने हैं, कम्युनिटी है, मैसेज जो एक है वो हर तरीके के स्टेप से गुजरकर एक सर्कुलर ऑन गोइंग प्रोसेस में घूमता रहता है ना। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स फीडबैक एज इको। इको वर्ड आप समझते हैं, इको को कहते हैं जैसे कि आप कुएं में आवाज जब लगाएंगे, आप कुएं में जाकर चिल्लाएंगे अपना नाम, तो वहां से आपका नाम वापस आएगा, है ना, आपको फिर से सुनाई देगी वो चीज, विच इज कॉल्ड इको, है ना। तो अब यहाँ पर इको का मतलब, फीडबैक को एज ए इको क्यों कहा गया है, जब आप किसी को कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो वो मैसेज उसी तरीके से उन लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है जैसे आपने उन्हें बताया है, यानी कि मैसेज एक ही चलता है। अगर सब एक जगह, ये उस तरीके के मैसेजेस के बारे में है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना, यानी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए से लेके जेड तक के ABCDs होते हैं, अब इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो ये उसी तरीके का फीडबैक है। अब ये आपने किसी को बोला तो फीडबैक में किसी को क्या समझ में आया कि भाई हमें यही समझ में आया कि ए से लेके जेड तक होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो यही हमें समझ में आया। तो ये उन मैसेजेस के बारे में है जिन मैसेजेस को चेंज नहीं किया जाता, है ना, चेंज नहीं किया जाता इन मैसेजेस को, ध्यान में रखिएगा इन चीज को। एंड एवरी नॉइज और डिस्टर्बेंस कैन इंटरप्ट द मैसेज एंड फीडबैक। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके मैसेज में भी गड़बड़ हो जाएगी और आपको फीडबैक भी अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा अगर किसी भी तरीके की नॉइज या डिस्टर्बेंस वहां पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये डेविड टॉगलर ने दिया था। This model represents the technological process of communication. This model represents sender as a creator and receiver as a consumer. ये जो आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं, चलिए किसी एक सॉन्ग का एग्जांपल ले लेते हैं, उस गाने को बनाने वाले सभी लोग, उसका सिंगर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, जो भी लोग हैं वो सारे क्रिएटर हो गए, है ना। उन्होंने वो गाना YouTube पर डाला, वो उनका मीडियम हो गया और आप उनके क्या हो गए, कंज्यूमर्स, है ना। तो ये उस बारे में है। ये मॉडल एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को दिखाता है। इन्होंने सेंडर और रिसीवर को यहाँ पर अलग वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। उन्होंने सेंडर को क्रिएटर कहा है और रिसीवर को कंज्यूमर कहा है। दिस मॉडल डिस्क्राइब्ड अ टारगेटेड ऑडियंस हु बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। अब यहाँ पर हम एक बात और समझेंगे कि इसको इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है। टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में ये मॉडल बात तो करता है, लेकिन इकोलॉजी से इसका क्या संबंध है ना। इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, यहाँ पर एक वर्ड है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का वातावरण। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूंगी। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स अ टारगेटेड ऑडियंस हु बिहेव्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट में है ना। अब यहाँ पर वही बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं और जो मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो ये वीडियो केवल स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए है। यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे, यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे। तो एक टारगेटेड ऑडियंस है ना, एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड वाले लोग जो जिनके बीच में एक कॉमन चीज है, तो वो उनका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। रिचुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इट प्रपोज्ड बाय जेम्स कैरी। दिस मॉडल फोकसेस ऑन ऑडियंस। पीपल इन द मॉडल आर पार्टिसिपेंट, नॉट रेसिपिटेंट और सेंडर। इस मॉडल में जो है उसमें जो ना तो कोई सेंडर होता है ना कोई रिसीवर होता है, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स होते हैं,
है ना। दिस मॉडल फोकसेस ऑन कॉमन इंटरेस्ट। पिछला जो हमारा मॉडल था उसमें एक कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही थी कि कुछ एक स्पेसिफिक जगह के लोग हैं या कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइप की चीज में इंटरेस्ट है, एक टारगेटेड ऑडियंस है ना। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। दिस मॉडल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, है ना, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, कि एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ टर्म्स की बातें चल रही हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टर्म से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि किस मॉडल में जो है सेंडर को क्रिएटर कहा गया है, रिसीवर को कंज्यूमर कहा गया है ना। तो आपको पिछले वाले मॉडल को ऑप्शन में लिखना है, और जब आपसे पूछा जाए कि किस मॉडल में ना ही सेंडर कहा गया है ना ही रिसीवर कहा गया है, पार्टिसिपेंट कहा गया है, दोनों को ही, तो आप रिचुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का नाम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर टर्म्स की बातें हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय हु, देन आपको लिखना है जेम्स कैरे। तो इसमें भी कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग होते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। Publicity model of communication. It is also called P.T. Barnum model, used generally in public relation. This model describes how media attention can make a person, concept, or things become important regardless of what is said about it. अब आपको यहाँ पर जो मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपको ढंग से समझ में आ गया होगा इस लाइन को पढ़ने के बाद में, कि पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है। किसी भी कंपनी के पब्लिक रिलेशन का काम होता है कि अपने कंपनी की इमेज को बनाए रखना, अपने प्रोडक्ट की इमेज को बनाए रखना, है ना। तो उसमें अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्या इफेक्ट डालेगा उन पे, जो उनके रिसीवर्स हैं, जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उन पर क्या इफेक्ट डालेगा, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता। उनका पूरा पूरा फोकस इस बात पे होता है कि हमें इतना इफेक्टिव बनाना है अपने मैसेज को और अपने कन्वेइंग की प्रोसेस को, उस मैसेज कन्वेइंग की प्रोसेस को, कि वो इतना इफेक्टिव लगे कि सामने वाला इंसान उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाए और तुरंत उस चीज़ पर रिएक्ट करे, तुरंत एक्शन ले। इसमें हाउ मीडिया अटेंशन कैन मेक अ पर्सन, कॉन्सेप्ट और थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट, है ना। अब इसमें ये भी बताया जाता है इस मॉडल में कि किस तरीके से एक जो मीडिया होता है वो किसी एक पर्सन को, कॉन्सेप्ट को, थिंग को इम्पोर्टेंट बना देता है अचानक से। यानी कि एक छोटा सा साबुन, आपने लक्स के ऐड देखे होंगे बेसिकली, तो उसमें मतलब ऐसा क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता ना, पर फिर भी जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो उसकी खुशबू से दीवानी हुई जा रही होती हैं, है ना। और आपने परफ्यूम्स के ऐड देखे होंगे कि लड़के ने परफ्यूम लगाया और लड़कियां उसकी तरफ खिंची चली आई, वो एक मामूली सा परफ्यूम है ना। इतना कुछ होता नहीं है, पर वो ऐड जिस तरीके के बनाते हैं, अपनी पीआर इस तरीके की रखते हैं कि सामने वाला इंसान उस चीज से इम्प्रेस हो जाए। किसी चीज की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ा देना, एक साधारण सी चीज की इम्पोर्टेंस को इतना बढ़ा देना कि सामने वाला उस पर ध्यान देने पर मजबूर हो जाए, है ना, विच इज कॉल्ड पब्लिसिटी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Reception model of communication. This model is proposed by Stuart Hall. He was a cultural theorist. This model is also called encoding decoding model of communication. It described that each reader's reception or interpretation makes individual meaning from a literary text. देखिए, इस मॉडल को बेसिकली ये बताने के लिए दिया गया था कि जो रीडर्स होते हैं, यानी कि कोई अगर ऑडियंस है वो टीवी पर न्यूज़ देख रही है या किसी को कुछ सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना, कोई सुन रहा है किसी मैसेज को, तो वो उस पर उतना इफेक्टिव होगा नहीं किसी भी तरीके से जितना एक रीडर को होगा। यानी कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पढ़ रहा है,
टेक्स्ट में, लिटरेरी टेक्स्ट में पढ़ रहा है और वो जो डाटा है वो पढ़ते हुए अपने दिमाग में डाल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए इसको एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो एनकोडेड मैसेज होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी बुक होती है या न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई भी जो एनकोडेड टेक्स्ट है उसको पढ़ता है इंसान, फिर अपने माइंड में डिकोड करता है, इसीलिए इसको एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया है। और इस मॉडल को स्टुअर्ट हॉल ने दिया था। ओके, आई होप मेरे ख्याल से आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो ढंग से समझ में आई और आपको ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए, उनकी हेल्प होगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए, हम आपके लिए इसी तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।